तो चलिए आज हम देखने वाले हैं क्रैश कोर्स सीरीज का तीसरा वीडियो जो कि रहेगा आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पर। और आज हम यहाँ पर क्या करेंगे, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को यहाँ पर हम कम्प्लीटली कवर कर लेंगे। तो अभी तक अगर आपने पहले दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए और पुराने दो वीडियोस को देख लीजिए, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ साथ टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आने वाले समय में टेलीग्राम पर आपको क्विज़ेस करने का भी मौका मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स का वीडियो नंबर 3, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है द्रविड़ शर्मा और मेरे को 2 ईयर से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है आपका नीट यूजी की फील्ड में। और अभी मैं करंट में अनअकैडमी में एज अ डाउट सॉल्विंग एजुकेटर वर्क कर रहा हूँ नीट यूजी के लिए। देखिए ये सारी चीज़ें तो खैर मैटर नहीं करती कि कितना एक्सपीरियंस है और क्या है, लेकिन मैटर क्या करता है, मैटर करता है क्या आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ आ रहा है। अगर आपको आ रहा है तो फिर ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। तो मैं हमेशा कहता हूँ ये सारी चीज़ें आपकी सेकेंडरी होती हैं, जरूरी होती है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हो या नहीं। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करके स्टार्ट करते हैं अपना क्रैक कोर्स। तो चलिए आज हम समझते हैं यहाँ पर ह्यूमन हार्ट के बारे में। सबसे पहले हम लोग अगर बात कर रहे हैं किसकी, ह्यूमन हार्ट की, तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसका ओरिजिन क्या होगा तो आप बता सकते हैं कि सर इसका ओरिजिन कैसा होता है। ओरिजिन रहेगा इसका मीजोडर्मल इन ओरिजिन। पहली चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, ह्यूमन हार्ट का ओरिजिन क्या होगा, मीजोडर्मल होगा। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि अगर हम बात करते हैं हार्ट है क्या, हार्ट का मतलब क्या होता है, हार्ट होता क्या है। हार्ट क्या होता है आपका, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, पंपिंग ऑर्गन। और ये क्या पंप कराएगा, यह पंप कराएगा ब्लड को। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हार्ट की लोकेशन के बारे में, इसकी लोकेशन आप ध्यान रखेंगे कि जो हार्ट की लोकेशन है ये कहाँ होगी, एट द सेंटर ऑफ चेस्ट कैविटी, बट लेकिन थोड़ा सा क्या होती है, टिल्टेड होती है टुवर्ड लेफ्ट की तरफ। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे कि डेट इट इज लोकेटेड सेंटर इन चेस्ट कैविटी, in chest cavity, but slightly tilted toward left। देखिए कुछ केसेस ऐसे ही मिलते हैं जहां पर ये लेफ्ट ना होके किधर को टिल्टेड होता है, राइट की तरफ को होता है। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, ऐसी क्लिनिकल कंडीशंस को कहा जाता है डेक्स्ट्रोकार्डिया। ठीक है, तो इस कंडीशन को ध्यान रखेंगे क्या होती है, डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया क्या हो गई है कि देखिए हार्ट कहाँ लोकेटेड है, हार्ट लोकेटेड है सेंटर इन चेस्ट कैविटी, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट की जगह क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड राइट, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड राइट। और इसी कंडीशन को आप लोग कह दोगे कि ये कौन सी कंडीशन है, ये है डेक्स्ट्रोकार्डिया कंडीशन। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं हार्ट की, मैं यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ हार्ट का। कुछ इस तरीके से ये आपका हार्ट होता है। यहाँ पर आपको 4 चैम्बर देखने मिल जाएंगे। एक रफली हम 4 चैम्बर भी यहाँ बना लेते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये हार्ट का जो है, ठीक है, जिधर की तरफ आपके क्या है ओरिकल्स हैं उस साइड को क्या बोलते हैं, बेस। और जिधर की तरफ आपके वेंट्रिकल है उस साइड को क्या बोलते हैं, एपेक्स। क्या बोलेंगे, एपेक्स बोलेंगे। और देखिए जो हार्ट लोकेटेड होता है, ठीक है, मान लीजिए मेरा हाथ क्या है, ये हार्ट है, ठीक है। ये ऊपर वाला क्या हो गया, बेस, और ये नीचे वाला क्या हो गया, एपेक्स। और जो हार्ट आप होता है, ठीक है, हार्ट जो होता है ह्यूमंस में वो इस तरीके से होता है। मतलब अगर आप देखेंगे तो ये जो एपेक्स वाला रीजन है ये आपको आई की तरफ दिखाई देगा और बेस वाला जो है पीछे की तरफ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट में आपको 2 ओरिकल देखने मिलते हैं और 2 आपको वेंट्रिकल देखने मिलते हैं। और ये हमने पीछे भी इस बात को समझा था जब हमने क्या पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था डबल सर्कुलेशन के बारे में। अब आप ये सारी बातों को ध्यान रखेंगे। मैं एक बार फिर से इस बात को यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पर जो है एपेक्स, जो आपका एपेक्स है हार्ट का, वो कौन फॉर्म कर रहा है, वह फॉर्म कर रहा है आपका वेंट्रिकल। और वहीं अगर हम बेस की बात करते हैं, बेस कौन फॉर्म कर रहा है, यह फॉर्म कर रहा है एट्रिया। फिर इसके बाद अगली हेडिंग है आपकी टाइप ऑफ हार्ट। टाइप ऑफ हार्ट टाइप ऑफ हार्ट में अगर हम बात करते हैं तो आपको पता ही है कि ह्यूमंस में कौन सा हार्ट मिलता है, ह्यूमंस में मिलता है आपको मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट।
तो चलिए अभी हम समझेंगे मायोजेनिक हार्ट के बारे में, लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करते हैं देखते हैं दूसरे टाइप का हार्ट भी, मतलब हम यहाँ पे दोनों टाइप के हार्ट देखने वाले हैं। एक हम देखेंगे न्यूरोजेनिक और हम देखेंगे मायोजेनिक। सो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक तरफ न्यूरोजेनिक लिख देता हूँ और एक तरफ मैं यहाँ पर मायोजेनिक लिख देता हूँ। सो अगर हम बात करते हैं क्या डिफरेंस होता है न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक में। सो देखो न्यूरोजेनिक जो होता है इसमें आप जो पेसमेकर देखेंगे वो कहाँ पर लोकेटेड होगा, वह लोकेटेड होगा यहाँ पर आउटसाइड दी हार्ट, आउटसाइड दी हार्ट। वहीं अगर हम बात करते हैं मायोजेनिक की, तो मायोजेनिक में जो पेसमेकर होता है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है, वह लोकेटेड होता है इनसाइड दी हार्ट, इनसाइड दी हार्ट। पहली चीज ये ध्यान रखनी है। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप क्या देखेंगे, जो पेसमेकर है, तो आप इस तरीके से स्टेटमेंट बनाएंगे दैट पेसमेकर इज सप्लाइड बाय, पेसमेकर इज सप्लाइड बाय nerve, and if nerve supply is cut, if nerve supply is cut, the heartbeat stop, the heartbeat stop। लेकिन वहीं अगर हम इसका केस देखते हैं मायोजेनिक का, सो मायोजेनिक में आप क्या देखेंगे कि जो है जो हार्ट बीट है वो क्या होगी, वह कंटिन्यू, आपका हार्ट जो है कंटिन्यू बीट करेगा, ठीक है, अगर इन अ केस यहाँ पर नर्व्स वगैरह भी कट हो जाती हैं। लेकिन जो उस समय बीटिंग हो रही होगी वो एक रिदम में नया होकर कैसी हो रही होगी, एक ए रिदमिक आप कह सकते हैं हार्ट बीट कर रहा होगा। सो इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं डेट हार्ट कंटिन्यू beating even if nerve supply is cut। लेकिन यहाँ पे जो हार्ट बीट होगी वो एक रिदम में नहीं होगी, बट हार्ट बीट बिकम ए रिदमिक। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक के बारे में। इसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो न्यूरोजेनिक हार्ट है ये आपको कहाँ कहाँ देखने मिलेगा। सो ये आपको देखने मिलता है इनवर्टिब्रेट्स में। किसमें देखने मिलेगा, इनवर्टिब्रेट्स में आपको देखने मिलेगा। और इनवर्टिब्रेट्स में आप ध्यान रखेंगे कि आपको मोलस्क में ये हार्ट देखने नहीं मिलता एक्सेप्ट मोलस्का। और वहीं अगर हम बात करते हैं मायोजेनिक हार्ट की, सो मायोजेनिक हार्ट आपको किसमें देखने मिलेगा, ये आपको कोर्डेटा में देखने मिलेगा और आपको मोलस्का में ये देखने मिलता है। तो आप ये सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये तो हो गई बिल्कुल बेसिक वाली बात, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आपको मायोजेनिक हार्ट इसलिए बता दिया है कि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो और आपके सारे कंसेप्ट यहीं से बनते हुए चलें। सो एक बार फटाफट देख लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या चीज़ों को समझा है। तो हमने देख लिया है कि भाई हार्ट का जो ओरिजिन है मीजोडर्मल है। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी, हार्ट क्या है, ये एक पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करेगा। तीसरी चीज़ हमने देखी इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें, सो हार्ट कहाँ मिलेगा, आपको सेंटर इन चेस्ट कैविटी देखने मिलेगा, लेकिन स्लाइटली टिल्टेड होता है किधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ। एक हमने क्लिनिकल कंडीशन के बारे में भी समझा कि मान लो कि हार्ट अगर जो है लेफ्ट को ना टिल्टेड होकर राइट को टिल्टेड हो जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। फिर हमने देखा ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर आपको देखने मिलते हैं, 2 होते हैं ओरिकल और 2 होते हैं वेंट्रिकल। और अगर हम बात करते हैं ह्यूमन में कौन सा हार्ट मिलता है, ह्यूमन में मिलता है मायोजेनिक हार्ट। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यार हमने यहाँ पे क्या करा था, एक डायग्राम बनाया था हार्ट का और हमने देखा था कि भाई ये जो हार्ट में साइट है, ठीक है, ये बेस वाली साइट कौन किधर की तरफ होगी, एट्रिया की तरफ, और ये एपेक्स वाली साइट किधर होगी, वेंट्रिकल की तरफ। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर दोनों में डिफ्रेंशिएशन देख लिया, तो आप इसे देख लेंगे। अब चलो हम यहाँ पर देखते हैं किसके बारे में, नोडल टिश्यू के बारे में देखते हैं, ठीक है। सो अगली हेडिंग क्या रहेगी आपकी, नोडल टिश्यू ऑफ मायोजेनिक हार्ट, ऑफ मायोजेनिक हार्ट।
सो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम को आप लोग बना लीजिए। सो ये मान लेते हैं ये हो गया SA नोड, ये हो गया आपका AB नोड, ये हो गया आपका AB बंडल, AB बंडल, और AB बंडल को हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, बंडल ऑफ हिश, बंडल ऑफ हिश। फिर इसके बाद आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेंगे, पुरकिंजी फाइबर, पुरकिंजी फाइबर। तो इसके अब आप नेटवर्क को समझिए। देखिए क्या होता है एक्चुअली, ऐसे नोड पर क्या होगी, इम्पल्स जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी यहाँ पर भाई, यहाँ पर इम्पल्स क्या होगी, जनरेट होगी। फिर इम्पल्स जाएगी ऐसे नोड से कहाँ पर, AB नोड पर, ऐसे नोड से AB नोड पर क्या होगी, इम्पल्स जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पर इसे भेज देते हैं। फिर AB नोड से ये पहुंचेगी कहाँ पर, AB बंडल पर। कहाँ पहुंचेगी, ये AB बंडल पर पहुंचेगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बंडल ऑफ फिश भी कहते हैं। फिर आगे चल के ये इस तरीके से कहाँ जाएगी, पुरकिंजी फाइबर पे जाएगी। सो इस तरीके से आपको ये पूरा ध्यान रखना है कि इम्पल्स कहाँ जनरेट हो रही है, ऐसे नोड पर, ऐसे नोड से कहाँ जा रही है, AB नोड पर, AB नोड से कहाँ जा रही है, AB बंडल पर और पुरकिंजी फाइबर पर। सो देखिए एक बात और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर हम बात कर रहे हैं इम्पल्स जनरेशन की, तो इम्पल्स जनरेशन केवल ऐसे नोड पर तो होता है, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, ऐसे नोड की, सो ऐसे नोड पर सबसे अच्छी इम्पल्स जनरेट होती है, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन ठीक है, यहाँ लिख देते हैं पहले, इम्पल्स जनरेट बेस्ट। सो यहाँ पे सबसे बेस्ट इम्पल्स जनरेट होती है। देखिए इम्पल्स वगैरह अगर हम बात करते हैं तो AB नोड्स वगैरह पे भी जनरेट होती है। अगर हम बात करते हैं AB नोड पर, तो AB नोड पर जो इम्पल्स जनरेट होती है, ये कितनी इम्पल्स जनरेट करती है, ये 60 बीट पर मिनट इम्पल्स को जनरेट करती है। वहीं अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये 30 to 40 बीट्स पर मिनट क्या करते हैं, जनरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं और जनरेट भी करते हैं। पुरकिंजे फाइबर की अगर हम बात करें, सो ये इनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि ये 25 बीट्स पर मिनट क्या कर सकते हैं, इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पल्स कहाँ जनरेट होनी है, सबसे ज़्यादा इम्पल्स आपकी जनरेट होनी है ऐसे नोड पर। सो आप इस बारे में ध्यान रखेंगे। और इसके अंदर देखिए अगर हम बात कर रहे हैं नोडल टिश्यू के अंदर क्या किया जाता है, नोडल टिश्यू के अंदर आपका ऐसे नोड जाता है। ऐसे नोड को क्या कहते हैं, इसको पेस मेकर भी कहते हैं, ठीक है, पेस मेकर ऑफ द हार्ट, पेस मेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट। दूसरी चीज आप क्या ध्यान रखेंगे, यहाँ पर AB नोड किस में आएगा, नोडल टिश्यू में आएगा। AB बंडल किस में आएगा, ये भी आपका नोडल टिश्यू में आएगा। और आपका पुरकिंजी फाइबर, ठीक है, पुरकिंजी फाइबर भी किस में आ जाएगा, आपका नोडल टिश्यू में आ जाएगा। सो ये छोटी छोटी बातें ये आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मैंने आपको कितने बताए हैं, 1 2 3 4, और ये चारों ही क्या हैं आपके, सो आप बता सकते हैं डेट ऑल आर द मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर, कार्डियक मसल फाइबर। सो ये बुलेट पॉइंट ध्यान रखेंगे आप लोग। सो इसके बारे में अगर इतना भी पढ़ते हैं तो काफी है। और इसमें सीक्वेंस ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे नोड से AB नोड, AB नोड से इम्पल्स फिर पास होगी कहाँ पर, AB बंडल पर, फिर आगे चल के आपका पुरकिंजी फाइबर पर। आई होप आपको जितना बताया जा रहा है अभी तक आप सारा समझ रहे होंगे और अपने नोट्स को भी बना रहे होंगे। तो चलिए अब थोड़ी बहुत बात और कर लेते हैं यहाँ पर हार्ट के बारे में। सो अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस में जो आपका हार्ट है, मेल में जो हार्ट का साइज होता है कितना होता है, सॉरी साइज नहीं, वेट कहना चाहिए मेरे को, 300 ग्राम वेट होता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं फीमेल में, सो फीमेल में जो हार्ट का वेट होता है वह होता है आपका 250 ग्राम। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो आपका जो पूरा का पूरा हार्ट है वो किससे कवर होता है, तो आप बता सकते हैं डेट एंटायर हार्ट इज कवर्ड बाय, एंटायर हार्ट इज कवर बाय, इज कवर बाय
एपिकार्डियल फैट, एपिकार्डियल फैट। और ये जो एपिकार्डियल फैट है ये किसकी तरह काम करती है, ये आपकी काम करती है एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका हार्ट है ये एक किस में इनक्लोज होगा, यह इनक्लोज होगा एक आपका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में, जिसको आप लोग क्या कहोगे, जिसको आप लोग कहोगे पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम। सो पेरिकार्डियम के बारे में यहाँ पर लिख देते हैं कि पेरिकार्डियम है क्या। पेरिकार्डियम के अंदर क्या होगा, आप लिख सकते हैं दैट हार्ट इज एनक्लोज्ड, हार्ट इज एनक्लोज्ड इन अ डबल मेम्ब्रेन, in a double membranous structure, in a double membranous structure। और इसी स्ट्रक्चर को आप लोग क्या कह रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर को आप कह रहे हैं पेरिकार्डियम। साधारण भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपका हार्ट है, और हार्ट आप एक इस तरीके समझ सकते हैं कि क्या है, हार्ट के ऊपर एक हार्ट हो गया, ठीक है, हार्ट के ऊपर क्या है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको आप क्या कह रहे हो, पेरिकार्डियम कह रहे हो। और ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये कैसा है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो इसका आप सीधा सीधा समझ सकते हैं, अगर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है तो इसका फंक्शन किस चीज में होगा, इसका फंक्शन होगा प्रोटेक्शन में। सो अब हम क्या करेंगे, हम मान लीजिए आपने क्या लिया है, पेरिकार्डियम लिया है, फिर आपने क्या करा है, उसकी लेयर को देखा, तो आपको उसमें कौन कौन सी लेयर देखने मिली है, अब हम इस चीज को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। सो यहाँ बना लेते हैं। ओके, सो देखो पेरिकार्डियम में जो सबसे आउटर वाली लेयर होती है, ठीक है, सबसे आउटर वाली लेयर होती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है फाइब्रस पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं भाई, फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं। फिर इसके नीचे आपकी आ जाएंगी कौन सी, इसके नीचे आ जाएंगी आपकी इनर। सो इनर को क्या कहते हैं, इनर को कहते हैं सीरस पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं, सीरस पेरिकार्डियम। और देखिए इनर में भी एक चीज आप ध्यान से देखिए, एक है आपकी इनर के, इनर में भी अंदर की तरफ, और एक क्या है आपकी बाहर की तरफ। सो इसमें भी जो आपकी आउटर होती है उसको आप क्या कह दोगे, उसको आप कह दोगे पेराइटल, और जो यहाँ पर अंदर की तरफ है उसको आप क्या कह दोगे, उसको कह दोगे आप लोग विसरस, विसरस या फिर विसरल। तो चलिए मैं इसका एक आपको क्या करता हूँ, यहाँ पर एक माइंड मैप बना के दे देता हूँ, आप सब बना लीजिएगा। सो हमारी सबसे पहले क्या होगी, यहाँ पर हमारी होगी पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में आउटर क्या हो जाएगी, आउटर होगी आपकी फाइब्रस पेरिकार्डियम। और इनर के लिए हम क्या टर्म यूज कर रहे हैं, इनर के लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं यहाँ पर सीरस। अब देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं, सीरस में भी दो लेयर होंगी, आउटर होगी एक इनर होगी। सो आउटर को आप क्या कह दोगे, पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम, और जो इनर वाली है इसको क्या कह दोगे आप लोग, विसरस सीरस पेरिकार्डियम। सो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे, और ध्यान रखेंगे कि ये जो आउटर और इनर के बीच में आपको क्या देखने मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो लेयर है ना आउटर की और इनर की, ठीक है, कौन सी, इनर वाले, उसमें आपको यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या देखने मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने मिलता है पेरिकार्डियल कैविटी। क्या देखने मिलती है आपको, पेरिकार्डियल कैविटी देखने मिलती है। और पेरिकार्डियल कैविटी में आपको क्या देखने मिलता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड आपको देखने मिल जाता है। सो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या होता है इसके बारे में समझिए। सो पहली चीज क्या ध्यान रखनी है कि भाई इनर वाली जो मेम्ब्रेन है उसको सीरस कह रहे हैं, सीरस में भी आउटर और इनर दो तरह की मेम्ब्रेन होती हैं, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आपको पेरिकार्डियल कैविटी मिलती है, और इस पेरिकार्डियल कैविटी में क्या मिलता है आपको, फ्लूइड मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। कौन सा फ्लूइड हो गया, पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया। और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है ये क्या करता है, यह करता है मिनिमाइज फ्रिक्शन, मिनिमाइज फ्रिक्शन ड्यूरिंग हार्ट बीट, ड्यूरिंग हार्ट बीट। सो ये छोटी सी बात है, आप ध्यान रखेंगे। आई होप अभी तक आपको यहाँ तक कोई डाउट ना हो। ओके, अब देखिए और आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वॉल ऑफ हार्ट, ठीक है। अब हार्ट में हम देखेंगे कि हार्ट की जो वॉल्स हैं उनके क्या क्या नाम है और कौन कौन सी लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। अगर हम हार्ट की वॉल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 लेयर देखने मिलती हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको सबसे बाहर वाली लेयर देखने मिलेगी, जिसको आप लोग क्या कह दोगे, जिसको आप लोग कह दोगे एपिकार्डियम,
क्या क्या दोगे, एपिकार्डियम कहोगे। फिर इसके बाद आपको मिडिल लेयर देखने के लिए मिलती है, जिसको क्या कहते हैं आप लोग, जिसको आप लोग कहते हैं मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। फिर इसके बाद आपको देखने मिलती है सबसे अंदर की तरफ एक लेयर, जिसको इनर लेयर हो जाएगी, और इनर लेयर को क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। सो ओवरऑल आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, ओवरऑल आपको ध्यान रखना है कि हार्ट में कितनी लेयर्स मिलती हैं, 3 लेयर्स मिलती हैं, आउटर, मिडिल, इनर। आउटर को एपिकार्डियम, मिडिल को मायोकार्डियम, और इनर को एंडोकार्डियम आप लोग बोलते हो। तो इसमें भी आप ध्यान रखोगे कि ये जो मिडिल वाली है, ठीक है, मिडिल वाली में आपको क्या देखने मिलेगा, सबसे ज़्यादा कार्डियक मसल्स प्रेजेंट है। सबसे ज़्यादा कार्डियक मसल किसमें है, आपकी मिडिल वाली लेयर में प्रेजेंट है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देखिए एनसीईआरटी कुछ लाइंस हैं जो कि मैं यहाँ पर आपको डायग्राम की फॉर्म में दे रहा हूँ। सो यहाँ पर हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया राइट ओरिकल, ये हो गया आपका लेफ्ट ओरिकल, ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर बना लेंगे। सो एनसीईआरटी ने कुछ बातें आपको बता रखी हैं कि देखिए ये जो राइट ओरिकल है, ये जो लेफ्ट ओरिकल है, यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, आप देख सकते हैं इनके बीच में एक सेपरेशन आपको देखने मिल रहा है, और सेपरेशन को क्या कहते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या कहते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। और यहाँ पर नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। फिर इसके अलावा अगर आप देखेंगे सो आपको यहाँ पर बीच में क्या देखने मिल रही है, जो कि ओरिकल और वेंट्रिकल के बीच में आपको क्या देखने मिल रही है, यहाँ पर आपको यहाँ पर भी एक सेपरेशन आपको देखने मिल रहा है, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। फिर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको थिक कर रहा हूँ। सो इसको मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, थिक कर रहा हूँ। सो एक पॉइंट तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि जो आपका यहाँ पर क्या होगा, ये वाली बोल्स क्या होंगे, थिक होंगे, ठीक है। वेंट्रिकल्स की बोल क्या होती हैं, थिक होती हैं। वेंट्रिकल वॉल्स आर थिक, आर थिक। और इनमें से ध्यान रखेंगे कि लार्जेस्ट चैम्बर कौन सा होता है, सो यहाँ पर लार्जेस्ट चैम्बर होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, लार्जेस्ट चैम्बर। और यहाँ पर जो ओरिकल और वेंट्रिकल को सेपरेट कर रही है, इसको क्या कहेंगे आप लोग, एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। सो ये पॉइंट्स आप लोग यहाँ पे क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेल्ब्स की, ठीक है, सो यहाँ पर कौन कौन से बेल्ब्स हैं उन सबको देखेंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेल्ब्स होते क्या हैं, बेल्ब्स का फंक्शन क्या होता है। सो बेल्ब का फंक्शन होता है प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड, प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। सो ये होता है इनका फंक्शन। देखिए ब्लड क्या हो गया, मान लेते हैं यहाँ पर आपका लेफ्ट ओरिकल में आया, लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। सो ये जब ये यहाँ से ओरिकल से वेंट्रिकल में जाएगा तो किसकी हेल्प से जाएगा, बाय द हेल्प ऑफ बेल्ब्स, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर क्या देखने मिल जाएंगे, बेल्ब्स देखने मिल जाएंगे। सो लेफ्ट की अगर हम बात करते हैं, लेफ्ट साइड में आपको कौन से बेल्ब देखने मिलते हैं, यहाँ पर आपको बायकस्पिड बेल्ब आपको देखने मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं राइट साइड में, तो आपको यहाँ पर क्या देखने मिलते हैं, ट्राइकस्पिड बेल्ब आपको यहाँ पर देखने मिलते हैं। सो यहाँ पर आपको ट्राइकस्पिड और आपको लेफ्ट में बाइकस्पिड देखने मिल जाएंगे। अब देखिए सो बेल्ब का फंक्शन अब आप समझ चुके हैं कि क्या होगा, प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। और इसका आप अब देखिए बैकफ्लो ऑफ ब्लड नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा कह सकता हूँ कि जो ब्लड का फ्लो होगा वो एक डायरेक्शन में होगा। सो अगला पॉइंट ये बन जाएगा कि यहाँ पर ब्लड का फ्लो किस में हो रहा है, ब्लड फ्लो टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन। और ये किसकी वजह से संभव है, यह आपका संभव है बेल्ब की वजह से। सो अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, बेल्ब्स देखेंगे, कौन कौन से बेल्ब्स होते हैं। सो अगली हेडिंग रहेगी आपकी हार्ट बेल्ब का चार्ट। सो देखिए जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम ये माइंड मैप बनाएंगे, सो आप क्या करोगे, इसे मेरे साथ बनाते चलोगे। सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलते हैं एवी बेल्ब और आपको यहाँ पर मिलते हैं सेमी ल्यूनार बेल्ब, सेमी ल्यूनार बेल्ब। सो एवी बेल्ब के अंदर आप क्या क्या देखोगे, एवी बेल्ब में आप देखोगे
कि आपको क्या देखने मिल रहा है यहाँ पर, राइट एवी वेल्व देखने मिल रहे हैं। एवी का मतलब क्या है यहाँ पर, यहाँ पे एवी का मतलब है आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर। सो आप क्या देखोगे कि राइट एवी वेल्व में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे आपकी ट्राइकस्पिड वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व। और वहीं अगर हम बात करते हैं लेफ्ट एवी वेल्व में, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स में क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका बाइकस्पिड वेल्व, बाइकस्पिड वेल्व। और बाइकस्पिड वेल्व को ही क्या कहते हैं आप लोग, मिट्रल वेल्व भी कहते हैं। ठीक है, मिट्रल वेल्व या फिर बाइकस्पिड वेल्व क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिर इसके बाद हम आते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व। सेमी का मतलब क्या होता है, आधा, ल्यूनर का मतलब क्या होता है, चांद। सो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक रब्बो बना सकता हूँ। ठीक है, इस तरह के वेल्व्स आपको कहाँ देखने मिलते हैं, क्या क्या नाम होते हैं, सबको हम समझते हैं। सो देखिए सेमी लूनर वेल्व में आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना पड़ेगा, पल्मोनरी वेल्व कैसे होते हैं आपके, सेमी लूनर वेल्व। और ये कैसी शेप, ये कितने नंबर में होते हैं, ये 3 नंबर में होते हैं। और कैसी शेप आप कह सकते हो, आप कह सकते हो 3 कप शेप स्ट्रक्चर, 3 कप शेप स्ट्रक्चर। और वहीं दूसरा आपको ध्यान रखना है एरोटिक वेल्व, एरोटिक वेल्व। एरोटिक वेल्व में भी आप ध्यान रखेंगे कैसे होंगे, 3 कप शेप स्ट्रक्चर, 3 कप शेप स्ट्रक्चर। सो ये पॉइंट्स आप क्या करोगे, यहाँ पर ध्यान रख लोगे। सो इस टेबल में आपको इतना याद होना चाहिए। अब हमें स्टार्ट करना है यहाँ पर कार्डियक साइकिल। तो चलिए कार्डियक साइकिल को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। सो कार्डियक साइकिल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग एक बार डेफिनेशन को देखेंगे। सो देखिए कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन क्या कहती है। कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन है आपकी, ड्यूरिंग दी heartbeat, during the heartbeat, the chamber of the chamber of heart contract and relax in a definite and cyclic manner is called कार्डियक साइकिल। सो ये होती है कार्डियक साइकिल। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि कार्डियक साइकिल जो होती है ये कितनी टाइम की होती है। सो कार्डियक साइकिल जो होती है आपकी, ईच कार्डियक साइकिल कितनी होती है आपकी, 0.8 सेकंड की होती है। अब देखिए 0.8 सेकंड की कैसे हो रही है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला जो डाटा मैं देने वाला हूँ इसे आपको याद करना है। आजकल नीट एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे खासे बन रहे हैं। सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस डाटा को याद रख लेंगे। सो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल जो होगा वह कितने सेकंड्स के लिए होगा, 0.1 सेकंड के लिए। और एट्रियल डायस्टोल जो होगा वह कितने सेकंड के लिए होगा, 0.7 सेकंड के लिए होगा। सो अगर आप टोटल देखेंगे सो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 0.8 सेकंड आ जाएगा। सो यहाँ पर जो कार्डियक साइकिल हुई है कितने की हुई है, 0.8 सेकंड की हुई है। सो ये हमारे नीचे क्या आ गई है, ये आ गई है आपकी कार्डियक साइकिल। ऐसे ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा किसके लिए, वेंट्रिकल के लिए, कि वेंट्रिकल सिस्टोल जो है, वेंट्रिकल सिस्टोल कितने सेकंड के लिए होगा, 0.3 सेकंड के लिए। और वहीं वेंट्रिकल डायस्टोल कितने सेकंड के लिए होगा, यहाँ पर 0.5 सेकंड के लिए। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना हो गया है, इसे आप ऐड करेंगे तो 0.8 सेकंड यहाँ पर आपकी क्या आ गई है, कार्डियक साइकिल आ गई है। फिर कार्डियक साइकिल के बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कार्डियक आउटपुट के बारे में, कि कार्डियक आउटपुट होता क्या है। सो कार्डियक आउटपुट से जनरली आपसे न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछ लिए जाते हैं। तो हमेशा एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, डेट कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम होता क्या है। सो स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है आपका वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय हार्ट पर बीट। सो वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय हार्ट पर बीट। सो इसे आप लोग क्या कहते हैं, इसको ही आप लोग कह देते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम।
फिर इसके बाद आपको हार्ट बीट का तो पता ही है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक प्रॉब्लम करके देखते हैं। सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कार्डियक आउटपुट कितना है अगर आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है। स्ट्रोक वॉल्यूम आपको दे रखा है 70 ml और यहाँ पर आपको हार्ट बीट क्या दे रखी है, हार्ट बीट बता रखी है कि हार्ट बीट है 72। सो अब आप क्या करेंगे, इसे कैसे सोल्व करेंगे, बस सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है हमारा, कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना दे रखा है 70 ml। हार्ट बीट कितनी दे रखी है यहाँ पर 72। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5040 ml, जो कि अप्रोक्स किसके बराबर हो जाता है, 5 लीटर के बराबर हो जाता है। सो आप यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। फिर इसके बाद आपको एक टर्म पढ़नी है यहाँ पर कार्डियक इंडेक्स। सो इसे भी आप एज अ फॉर्मूला की तरह याद रखेंगे कि ये जो कार्डियक इंडेक्स होता है ये क्या होता है, यह होता है आपका कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। चलिए यहाँ पर भी एक हम क्वेश्चन करके देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि कार्डियक इंडेक्स बताइए अगर आपको कार्डियक आउटपुट कितना दे रखा है 5 दे रखा है और यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ बॉडी कितना दे रखा है 1.6 दे रखा है, तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूला में अप्लाई कर दोगे। सो कितना हो जाएगा 5/1.6 इक्वल टू कार्डियक इंडेक्स। सो ये आपका आ जाएगा 3.1 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये मीटर स्क्वायर कैसा आ गया, तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे सरफेस एरिया को कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर आ चुका है। सो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चंस को क्या करोगे, टैकल करोगे और अपना सॉल्यूशन कर दोगे। चलो हम यहाँ पे समझते हैं किसके बारे में, साउंड ऑफ हार्ट के बारे में। सो साउंड ऑफ हार्ट, सो देखिए अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर साउंड ऑफ हार्ट की, सो यहाँ पर जनरली जो हार्ट की साउंड होती हैं 4 होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कितनी पढ़नी है, यहाँ पर 2 साउंड पढ़नी है। तो चलिए हम यहाँ पर इन 2 के ही बारे में डिस्कस करेंगे, हम थर्ड और फोर्थ साउंड को यहाँ पर नहीं देखेंगे। सो सबसे पहली हार्ट साउंड जो होती है वो कौन सी होती है आपकी, वो होती है आपकी लूप साउंड। कौन सी साउंड है आपकी, लूप साउंड है। सो ये जो लूप साउंड होती है ये कैसी होती है, यह आपकी एक आप कह सकते हैं लॉन्ग साउंड है और एक बूमिंग साउंड है। बूमिंग साउंड का मतलब क्या है कि आप कह सकते हैं कि गूंजने वाली साउंड है। और ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है लूप, जो ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है किस वजह से हो रही है, यह आपकी प्रोड्यूस होती है ड्यू टू क्लोजर ऑफ एबी वेल्व, ड्यू टू क्लोजर ऑफ एबी वेल्व। सेकंड जो साउंड है वह कौन सी साउंड हो जाएगी, डूप साउंड हो जाएगी। कौन सी साउंड हो जाएगी, डूप साउंड हो जाएगी। जो डूप साउंड होती है ये कैसी होती है, शॉर्ट होती है और शार्प साउंड होती है, शॉर्ट एंड शार्प साउंड। और ये किस वजह से आपकी प्रोड्यूस हो रही है आप बता सकते हैं, इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर बेल्ट, सेमी ल्यूनर बेल्ट। सो इस वजह से आपकी जो सेकंड साउंड है वह प्रोड्यूस होती है, जो कि कौन सी होगी आपकी डूप, और पहली कौन सी साउंड होगी, लूप्स, ठीक है। सो इस सीक्वेंस में चलता है लूप 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 करके साउंड, ठीक है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से स्टूडेंट्स क्या कहते हैं लब डब, वो गलत प्रोनाउंसिएशन है। सही क्या हो जाएगा, लूप डूप लूप डूप, ये आपका करेक्ट रहेगा। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। सो ये जो आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है जिसको आप ईसीजी भी कहते हैं, इसमें आपको क्या क्या ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक रफ रिप्रेजेंटेशन को बना लेते हैं। सो कुछ इस तरीके से आप बना लीजिए। देखिए इसमें एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q, एक पॉइंट है R, एक है आपका S और एक है आपका T। सो ये यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर क्या हो गए हैं, पॉइंट्स हो गए हैं। सो यहाँ पर ये जो P वाला पॉइंट है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये है आपका रिप्रेजेंट करता है सिस्टोल, और सिस्टोल के लिए मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पर, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी, QRS की, सो QRS की चीज को इंडिकेट करता है आपका, यह आपका इंडिकेट करता है सिस्टोल और डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ
वेंट्रिकल। फिर इसके बाद है आपका पॉइंट टी। यहाँ पे ये पॉइंट टी की चीज को इंडिकेट करेगा, ये है आपका इंडिकेट करता है डायस्टोल और रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। सो ये आपको यहाँ पर कुछ बातें यहाँ पर याद रखनी पड़ेंगी। ओके, इसमें आप एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा कि यहाँ पर जो मशीन होती है, ठीक है, जो ईसीजी, जिसमें ईसीजी आता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होगा? यहाँ पर क्या रहेगी? मशीन रहेगी, और उसमें जो यहाँ पर ये आपका ग्राफ आता है, ठीक है, या फिर जो उसमें रिकॉर्डिंग आती है, उसको आप लोग क्या कह देते हो? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कह देते हो। तो आप इस पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अब हम स्टार्ट करेंगे ब्लड वेसल को। तो ब्लड वेसल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक बात करेंगे, और मैं एक ही डायग्राम यहाँ पर बनाने वाला हूँ, ठीक है, और उसी एक ही डायग्राम को आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, एक ही डायग्राम से हम समझेंगे। सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स में क्या किया जाता है आपका। सो ब्लड वेसल्स में आपका आर्टरीज, आर्टरीज आ जाएंगी, वेन्स आ जाएंगी, कैपिलरीज आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोग आर्टरीज और अभी वेन्स को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। सो अभी हम किससे कंपेयर करेंगे? यहाँ पर हम लोग आर्टरीज और वेन्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। सो पहले थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें अगर हम बात करते हैं वेन्स की, तो वेन्स कैसा ब्लड कैरी करती हैं? वेन्स कैरी करती हैं आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन एक वेन आपकी ऐसी भी है जो कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और वह कौन सी है? आपकी पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे पल्मोनरी वेन जो है कैसा ब्लड कैरी करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। वहीं अगर हम बात करते हैं आर्टरीज की, तो आर्टरीज कैसा ब्लड कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करेगी? आपका डीऑक्सीजनेटेड। सो यहाँ पर देखिए क्या होता है, अगर हम बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की, सो ये हो गई सबसे बाहर वाली लेयर ब्लड वेसल में, जो कि कौन सी होती है? सबसे बाहर होती है आपकी, इसको आप लोग कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। फिर ट्यूनिका एक्सटर्ना के अंदर आपको कौन सी लेयर देखने मिलेगी? यहाँ पर आपको देखने मिलेगी मिडिल लेयर, जिसको क्या कहोगे आप? इसको आप लोग कहोगे ट्यूनिका मीडिया। अब ट्यूनिका मीडिया के अंदर आपको कौन सी लेयर देखने मिलेगी? यहाँ पर ये आ गई आपकी सबसे अंदर वाली लेयर, जिसको आप लोग क्या कहोगे? ट्यूनिका इंटीमा। सो ये आपको 3 लेयर ध्यान रखनी है कि आपको आर्टरीज में भी मिल रही है, ये आपको वेन्स में भी मिल रही है। और यहाँ पर अंदर की तरफ ये क्या होगी? यहाँ पर ये होगी हमारा ल्यूमन, या फिर इसे हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कैविटी, जिसके थ्रू क्या होगा? ब्लड फ्लो करेगा। तो ये हो गया हमारा ल्यूमन। अब देखिए आपको यहाँ पर एग्जामिनर क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बेटा ये बताओ कि जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है ये किसकी बनी है? यह बनी है आपकी कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलाजन फाइबर की ये बनी होती है। फिर इसके बाद अगर आपको से पूछेगा कि ये जो ट्यूनिका मीडिया ये किसकी बनी होगी? यह बनी होती है आपकी स्मूथ मसल्स की एंड इलास्टिक फाइबर की। फिर इसके बाद है आपका ट्यूनिका इंटीमा। सो ट्यूनिका इंटीमा को आप ध्यान रखेंगे, ये किसकी बनी होती है? ट्यूनिका इंटीमा ये बनी होती है आपकी स्क्वैमस एपिथेलियम की ये बनी है। सो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, मतलब ये 3 चीजें आपको आर्टरीज और वेन्स में देखने मिलेंगी, और ये आर्टरीज में भी और वेन्स में भी क्या होंगी? इसी जैसा फॉर एग्जांपल ट्यूनिका मीडिया जो है, ठीक है, आर्टरी में किसकी बनी है? स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर की। तो वेन्स में भी किसकी बनी है? स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर की। अब आपको पॉइंट्स क्या क्या ध्यान रखने हैं जिससे आप दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे आर्टरीज और वेन में। पहले पॉइंट आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि जो ट्यूनिका मीडिया जो होती है वह थिन होती है। किसमें? वेन्स में थिन होती है। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो अगर हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर अगर हम वेन्स की बात करते हैं, तो वेन्स का ल्यूमन जो होता है वह कैसा होता है? आपको वाइडर होता है। ल्यूमन इज वाइडर।
फिर तीसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी रहेगी। यहाँ पर एक एग्जांपल ध्यान रखेंगे कि लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी कौन सी है आपकी, एरोटा है, एरोटा। सो यहाँ पर ये पॉइंट्स आप क्या कर लेंगे, ध्यान रख लेंगे। और यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ही बताया, एनसीईआरटी के बाहर हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं करा। चलिए फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पर देखेंगे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। सो देखिए हिपैटिक टर्म आप हमेशा किसके लिए यूज करते हैं, हिपैटिक टर्म हमेशा यूज करी जाती है किसके लिए, लीवर के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, लीवर के लिए यूज करते हैं। सो आप यहाँ पर बता सकते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या है, इट्स अ यूनिक वैस्कुलर सिस्टम, यूनिक वैस्कुलर system exist between digestive tract and liver। सो इसी सिस्टम को क्या कहते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। सो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में देखिए होता क्या है। सो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक वेन मिलेगी जिसको आप लोग क्या कहते हैं, हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन। सो ये हिपैटिक पोर्टल वेन क्या करती है, हिपैटिक पोर्टल वेन कैरी करती है ब्लड को, कैसे कैरी करती है, ब्लड को, और कहाँ से, फ्रॉम इंटेस्टाइन टू liver, intestine to liver, before deliver it to systematic circulation। सो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ इसके बारे में कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या है। या हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इज अ यूनिक वैस्कुलर सिस्टम जो किस किस के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के और आपके लीवर के बीच में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर आपको देखने मिलती है हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन क्या करती है, यह इंटेस्टाइन से ब्लड को कैरी करती है लीवर तक, और ये जो आपका लीवर तक कैरी कर रही है, ठीक है, कौन कैरी कर रही है, हिपैटिक पोर्टल वेन ब्लड को कैरी कर रही है इंटेस्टाइन से लीवर तक, ठीक है। और ये जो कैरी करती है और क्या करेगी, इस तरीके से इसमें एक सिस्टम बना रहेगा, ठीक है। इंटेस्टाइन से लीवर क्या जाएगा, ब्लड आपका जाएगा। फिर इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, अगली हेडिंग आपकी रहेगी यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। सो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं, सो यहाँ पर आपको मेनली 3 पॉइंट पढ़ने हैं। पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि डेट नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट इज रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली। और अगर हम बात करते हैं, सो हम जानते हैं कि ह्यूमंस का जो हार्ट है वो कैसा होता है, आपका मायोजेनिक नेचर का होता है। पहली चीज़ आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर हम बात करते हैं किसकी, कार्डियक एक्टिविटीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं, सो आपका जो कार्डिक सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या देखने मिलते हैं, स्पेशल न्यूरल सेंटर आपके होते हैं। और ये स्पेशल न्यूरल सेंटर अगर हम बात करते हैं, ये कहाँ कहीं से कनेक्टेड है, सो आप बता सकते हैं कि जो हार्ट की एक्टिविटीज़ हैं ये कौन कंट्रोल करता है, ये है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा भी करता है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा किसका पार्ट हो गया, आपका ब्रेन का पार्ट हो गया, ठीक है। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा के थ्रू भी क्या होता है, कार्डियक एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। सो मैं ये कह सकता हूँ स्पेशल न्यूरल सेंटर आपके प्रेजेंट है कहाँ पर, मेडुला ऑब्लोंगेटा पर। स्पेशल न्यूरल सेंटर कहाँ प्रेजेंट है आपके, मेडुला ऑब्लोंगेटा पर। सो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सिंपैथिक नर्व क्या करती हैं, ठीक है, सिंपैथिक नर्व क्या करती हैं, यह है आपका इंक्रीज करती हैं हार्ट बीट को। वहीं यहाँ पर पैरासिम्पैथिक क्या करेंगी, डिक्रीज करेंगी हार्ट बीट को, डिक्रीज करेंगी हार्ट बीट को। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है आपको जो एनसीईआरटी बताती है, एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन। सो ये जो एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन है ये क्या करता है, यह इंक्रीज करता है आपका हार्ट बीट को। सो एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन ये क्या करेगा, यह इंक्रीज करेगा
हार्ट बीट को। अब देखिए हार्ट बीट इंक्रीज हो रही है तो मैं कहीं ना कहीं कह सकता हूँ ना कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमने क्या देखा था कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला हमने देखा था स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट। सो आप ध्यान रखेंगे कि एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन भी क्या करता है, ये आपका हार्ट बीट को बढ़ा देता है। फिर इसके बाद हम आते हैं चैप्टर के एंड की तरफ, और यहाँ पर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला डिसऑर्डर आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, सबसे पहला डिसऑर्डर आपको यहाँ पर पढ़ना है हाइपरटेंशन। कौन सा पढ़ेंगे आप, हाइपरटेंशन पढ़ेंगे। हाइपरटेंशन का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इसका मतलब है हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी। सो देखिए अगर हम बात करते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए 120/80। सो यहाँ पर, और इसकी ध्यान रखें किस में होगा, mmHg में होगा। सो यहाँ पर ये 120 जो है ये किससे बताएगा, सिस्टोल को बता रहा है, और जो 80 है ये किसको बता रहा है, यह बता रहा है डायस्टोल को। ठीक है, ये लेकिन ये कौन सी कंडीशन है, ये है आपकी नॉर्मल कंडीशन। अगर हम बात करते हैं हाइपरटेंशन की, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ हाई बीपी की, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर ये आपका 140/90 पहुंच गया है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हम लोग क्या कहेंगे कि ये कौन सी कंडीशन है, ये हो गई आपकी हाइपरटेंशन कंडीशन। और हाइपरटेंशन कंडीशन देखिए अगर बात करते हैं तो हाइपरटेंशन कंडीशन लीड टू हार्ट डिजीज, लीड टू हार्ट डिजीज एंड ऑल्सो अफेक्ट वाइटल ऑर्गन जैसा आपकी किडनी हो गई, ब्रेन हो गई, तो इसे भी क्या करती है, हाई हाई ब्लड प्रेशर कंडीशन में क्या होता है, ये भी अफेक्ट हो सकते हैं। दूसरी चीज आपको यहाँ पर, दूसरी डिजीज आपको यहाँ पर कौन सी पढ़नी है, दूसरी डिजीज आपको पढ़नी है यहाँ पर कैट। कैट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आर्टरी कोरोनरी आर्टरी डिजीज। सो इसको हम क्या कहते हैं, कैट। और कैट का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। सो इसमें होता क्या है, सो इसमें देखिए आप क्या देखेंगे, अगर हम बात करते हैं सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी, यहाँ पर आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के ल्यूमन पर, ठीक है, ल्यूमन पर ब्लड वेसल के ल्यूमन पर फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू का क्या हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा, फाइब्रस टिश्यू के का डिपोजिशन हो जाएगा। सो इस कंडीशन को आप लोग क्या कहोगे, इसी कंडीशन को आप लोग कहोगे कैट, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। लेकिन यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि कौन सी वाली ब्लड वेसल्स पर ये सब हो रहा है, ये आपका उस वाली ब्लड वेसल पर होगा जो क्या करेगी, हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करेगी, हार्ट मसल्स को क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करेगी। सो हम लोग यहाँ पर कौन सी वेसल की बात कर रहे हैं, ऐसी वेसल की बात कर रहे हैं जो क्या कर रही है, आपकी हार्ट मसल्स को ब्लड पास कर रही है। सो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, वेसल का नाम बताएंगे। फिर थर्ड है आपका एंगीना पेक्टोरिस। एंगीना पेक्टोरिस, सो एंगीना पेक्टोरिस होता क्या है, सो एंगीना पेक्टोरिस होता है आपका एक्यूट चेस्ट पेन, एक्यूट चेस्ट पेन। सो देखिए अगर हम बात करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि चेस्ट में एकदम, अगर बात करते हैं चेस्ट में एकदम से पेन होने लगता है, तो उसका रीजन क्या होता है। सो आप बता सकते हैं एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन नॉट इनफ ऑक्सीजन रीच टू व्हेन नॉट इनफ ऑक्सीजन रीच टू कार्डियक मसल्स, ठीक है, हमारे जो कार्डियक मसल्स को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी मात्रा में अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो जिसके कारण क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होना चालू हो जाता है। और इस क्लिनिकल कंडीशन को आप क्या कहते हैं, या फिर इस डिजीज को आप क्या कहते हैं, एंगीना पेक्टोरिस कह देते हैं। फिर इसके बाद चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं अगली कंडीशन। अगली कंडीशन क्या है, यहाँ पर अगली कंडीशन है हार्ट फेलियर। सो हार्ट फेलियर में आप क्या ध्यान रखेंगे, हार्ट फेलियर में आप सीधा सीधा बता सकते हैं, हार्ट फेलियर इज अ कंडीशन व्हेन not pumping blood effectively enough to meet
to meet the need of the body। सो ये होती है आपकी हार्ट फेलियर कंडीशन। मतलब हार्ट फेलियर में सीधा सीधा आप लोग कह सकते हैं कि हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ बॉडी। ठीक है, जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, मतलब जो कि आपका नॉर्मल होना चाहिए उस अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, अगर ब्लड उतना ही क्या नहीं हो पा रहा, पंप नहीं हो पा रहा, तो उस कंडीशन को आप क्या कह दोगे, हार्ट फेलियर कह दोगे। फिर इसके बाद आपको समझना है यहाँ पर कार्डियक अरेस्ट के बारे में। कार्डियक अरेस्ट के बारे में सो कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या होता है? सो कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है सीधा सीधा आप कह सकते हैं व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, हार्ट स्टॉप बीटिंग। सो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, सो हार्ट अटैक कौन सी कंडीशन हो जाएगी? सो आप बता सकते हैं हार्ट अटैक में क्या होता है। हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट मसल्स क्या होते हैं, दैट हार्ट मसल्स suddenly damage, heart muscle suddenly damage by the inadequate blood supply। सो ये कंडीशन होती है आपकी हार्ट अटैक की। फिर इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा डिजीज में मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ आप लोगों के लिए, हो सकता है आपसे एग्जामिनेशन में पूछ ली जाए। फिर अब देखिएगा नंबर 7 पर आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया, सो ब्रेडिकार्डिया क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया कंडीशन में क्या होता है, डिक्रीज हार्ट बीट रेट। ठीक है, हार्ट बीट रेट। सो हम इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया। फिर इसके बाद होता है आपका एक कंडीशन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैकीकार्डिया। सो ट्रैकीकार्डिया में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हार्ट बीट रेट। फिर इसके बाद आप ध्यान रख सकते हैं एक कंडीशन और, जो कि है आपकी हार्ट मर्मर। ठीक है, कौन सी कंडीशन हो जाएगी आपकी, हार्ट मर्मर। सो ये हार्ट मर्मर क्या होता है, ये होती हैं आपकी, आप कह सकते हैं दैट द एबनॉर्मल साउंड। और ये एबनॉर्मल साउंड कब आएंगी, ड्यू टू डिफेक्टिव वेल्व्स। मान लीजिए किसी कारणवश क्या हो गया, वेल्व में किसी भी तरह का कोई भी डिफेक्ट आ गया, तो उस समय क्या होगा, एक प्रॉपर साउंड ना आके कैसी साउंड आएगी, थोड़ी एक अजीब सी साउंड आएगी, और उस साउंड के लिए हम कौन से टर्म यूज करेंगे, हार्ट मर्मर। और इसके बाद लास्ट में एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, किसके बारे में, स्टेथोस्कोप के बारे में। सो अगर हम बात करते हैं स्टेथोस्कोप के बारे में, सो आप बता सकते हैं स्टेथोस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू हियर हार्ट साउंड। और इसी के साथ यहाँ पर आज आपका चैप्टर होता है फिनिश।